गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वी आर जस्ट कंटिन्यूइंग आवर प्रीवियस चैप्टर। और आज जो अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं बेटा, लॉ ऑफ रिटर्न टू अ फैक्टर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है जो शॉर्ट रन के अंदर एप्लीकेबल होता है। तो सबसे पहली चीज़ आप ये ध्यान रखिए कि दिस लॉ इज़ एप्लीकेबल इन शॉर्ट रन। ठीक है बेटा, ये रटने से अच्छा है कि मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताऊंगी, उसके थ्रू आप समझिएगा इस चीज़ को। अपन ने कल एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, मतलब कल अपन ने ये चीज़ देखी थी कि अगर अपना टोटल प्रोडक्ट जो है, अगर अपन लेबर्स को इंगेज करते जाते हैं तो अपना टोटल प्रोडक्ट क्या होता रहता है, इंक्रीज होता रहता है ना। और अगर हमारा फिक्स्ड फैक्टर कांस्टेंट है, मतलब अपन मशीन को लैंड को चेंज नहीं करते, उनको कांस्टेंट रखते हैं, बट अगर अपन इंक्रीज डिक्रीज कर रहे हैं सिर्फ लेबर को, तो उस केस में अपना टोटल प्रोडक्शन क्या होता रहता है, इंक्रीज। अपन ने कल ये कंडीशन देखी थी, बट इट नॉट नेसेसरी। मैंने आपको कल ये बताया था कि ज़रूरी नहीं है कि ये हमेशा ही इंक्रीज हो, है ना। एक लेवल पे आने के बाद क्या हो जाता है, वो डिक्रीज होना स्टार्ट होता है। अब वो कैसे होता है ये चीज़ मैं आपको समझा दूँ, है ना। तो पहले अपन लॉ समझ लेते हैं, ये लॉ की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। देखो, व्हेन वन फैक्टर इज कांस्टेंट, मतलब आपको पता है लैंड जो है अगर अपने पास कांस्टेंट है, मैं यहाँ पे एरिया बना देती हूँ, ठीक है। ये अपने पास लैंड है, अब ये तो कांस्टेंट है, ये तो अपन एक दिन में बढ़ा या नहीं सकते या कम नहीं कर सकते, तो ये अपने पास कांस्टेंट है। तो व्हेन देयर इज वन फैक्टर, सॉरी व्हेन वन फैक्टर इज कांस्टेंट, मतलब कि हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, लैंड की बात कर रहे हैं। लैंड बोलते ही आपके मन में क्लियर होना चाहिए कि हम फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। एंड अदर फैक्टर इज इंक्रीज्ड, ठीक है, दूसरा फैक्टर इंक्रीज्ड होता है, मतलब कि लैंड के ऊपर में क्या लगाते जा रही हूँ, लेबर लगाते जा रही हूँ। क्या लगाते जा रही हूँ, लेबर। तो अगर मेरे लेबर इंक्रीज होते हैं, अगर मेरे लेबर क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं, तो आप ही बताओ कि पहले एक इंसान काम करेगा, फिर दो इंसान काम करेंगे, फिर तीन इंसान काम करेंगे। ज़्यादा लोग काम करेंगे तो ज़्यादा प्रोडक्शन होगा कि नहीं होगा, डेफिनेटली ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। तो उस केस में क्या होता है, देन द रिजल्टेंट इज इंक्रीज इन द टोटल प्रोडक्ट इज रिटर्न टू अ फैक्टर। मतलब तो जो भी रिजल्ट हमको इंक्रीज्ड की फॉर्म में मिला है, मतलब लेबर को और लैंड को अगर अपन कंबाइन करते हैं और वर्किंग करते हैं, तो हमको जो भी रिटर्न मिलता है, मतलब जो भी हमारा अल्टीमेट प्रोडक्शन होता है, तो वॉट एवर वुड बी द रिजल्ट, इट इज़ जस्ट इंक्रीज इन योर टोटल प्रोडक्ट। वो आपके टोटल प्रोडक्ट को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। दैट पर्टिकुलर इज नोन एज रिटर्न टू अ फैक्टर। मतलब आप एक फैक्टर के ऊपर क्या कर रहे हो, कुछ रिटर्न ले रहे हो, मतलब रिटर्न टू अ फैक्टर ही बोला अपन ने इसको, लॉ ऑफ रिटर्न टू अ फैक्टर। मतलब कि जो भी आपने फैक्टर लगाया उसमें आपको कुछ चीज़ रिटर्न की फॉर्म में मिलेगी। अब मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाती हूँ और एक फ्लो चार्ट बनाती हूँ, आप उससे वो चीज़ समझना। तो उसका ग्राफ कैसे बनता है वो एक बार देख रहे हैं अपन। तो देखो बेटा, ये सिंपल सा तरीका है ग्राफ बनाने का। सबसे पहले हम टोटल प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो आप है ना यहाँ पे दोनों चीज़ें लेके चलना, ठीक है। यहाँ पे एक शेड्यूल भी है और एक यहाँ पे ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी है। तो देखो, आपको पता है शेड्यूल में अपन ने क्या देखा था कि अपना टोटल प्रोडक्ट क्या होता रहता है, इंक्रीज होता है। मतलब 10 से 25 पे पूछा, 25 पे 47, 47 से 77, 77 से 112। मतलब आपका ये जो कर्व बनेगा टोटल प्रोडक्ट का, वो कैसा बनेगा, इंक्रीजिंग बनेगा। कैसा बनेगा, इंक्रीजिंग। बट आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे पहुंचने के बाद आपका टोटल प्रोडक्ट जो होता है वो क्या होना स्टार्ट हो जाता है, रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड इट्स रिडक्शन, ठीक है, ये समझना हमको ज़रूरी है। तो रीज़न जो है वो ये कि बेटा, अगर मान लो कि अपने पास एक मशीन है, ठीक है, एक मशीन है, अपन ने एक मशीन को बोला कि चलो ये 100% कैपेसिटी पे काम करेगी तो 1000 यूनिट्स बनाएगी। कितनी यूनिट्स बनाएगी, 1000। मशीन का एक एग्जांपल लूँगी और एक मैं लैंड का एग्जांपल लूँगी, तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। तो मशीन 100% की कैपेसिटी पे 1000 यूनिट्स बनाती है। अब उसको मशीन को काम करने के लिए अपन ने पहले एक लेबर को अपॉइंट करा, ठीक है। तो टोटल प्रोडक्शन इतना नहीं हो पाया मैनेज ना। तो अब अपन ने क्या करा, फिर और लेबर को इंक्रीज़ करा, फिर और लेबर को इंक्रीज़ करा। बट एक लेवल के बाद अपन लेबर भले ही इंक्रीज करते रहे, या सॉरी रॉ मटेरियल अपन भले ही, आप इसको रॉ मटेरियल से समझ लो कि रॉ मटेरियल भले ही अपन इंक्रीज करते रहे, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मशीन की एक स्पेसिफिक कैपेसिटी है। उसके अलावा तो हमारा इनपुट ज़्यादा होगा बट आउटपुट कम रिसीव होगा, ठीक है। या अब मैं एक लैंड का एग्जांपल आपको ले लेती हूँ, जैसे जस्ट अज्यूम एक 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड का
अपने पास एक पीस है और उसको अलग अलग लेबर्स लोग काम कर रहे हैं, तो फर्स्ट अपन लेबर की बात करते हैं। लेबर नंबर 1 को अपॉइंट करा तो उसने प्रोडक्शन किया, फिर लेबर 2 को अपॉइंट किया तो प्रोडक्शन बढ़ा, लेबर 3 को अपॉइंट करने पे प्रोडक्शन बढ़ा, लेबर 4 को अपॉइंट करने पे प्रोडक्शन बढ़ा, और लेबर 5 को अपॉइंट करा तो अपना प्रोडक्शन तो बढ़ा। अब अपन अगर 6th लेबर को अपॉइंट करते हैं तो उसको काम करने का स्पेस ही नहीं मिलेगा, काम करने का स्पेस ही नहीं मिलेगा, क्योंकि काम तो ऑलरेडी क्या है, फुल कैपेसिटी पे वर्क चल रहा है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि ये जो रिड्यूस होता है इसका रीज़न क्या है, कि जो भी हमारा फिक्स्ड फैक्टर होता है ना, मतलब जो भी आपका फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है ना, वो अपनी 100% कैपेसिटी को क्या कर चुका है, यूज़ कर चुका है। इसलिए हमारा टोटल प्रोडक्ट एक लेवल के बाद क्या होना स्टार्ट होता है, डिक्रीज। ठीक है, तो टोटल प्रोडक्ट पहले इंक्रीज होगा, ठीक है, तो इंक्रीज भी होता है। तो आप देखो ये इंक्रीजिंग रेट पे होता है, मतलब कि जब आपको पता है शुरू में एक लेबर को बढ़ाया, जैसे अब यह एग्जांपल लो वही पुराना वाला, तो आपका टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, पहले पहुंचा 10 पे, फिर पहुंचा 25 पे, फिर पहुंचा 47 पे, मतलब ये पहले इंक्रीज हुआ 10 से, फिर इंक्रीज हुआ 15 से, फिर हुआ 22 से, फिर हुआ 30 से, फिर 35 पे। बट एक लेवल पहुंचने के बाद वो उसका इंक्रीज जो होगा वो कैसा हो जाएगा, डिक्रीजिंग वे में। कैसे हो जाएगा, डिक्रीजिंग वे में। तो ये जो फर्स्ट फ्रेज है, फर्स्ट फ्रेज को अपन क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न। क्या बोलते हैं अपन, इंक्रीजिंग रिटर्न बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट एज वेल एज मार्जिनल प्रोडक्ट बोथ आर इंक्रीजिंग, दोनों के दोनों क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न। नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेट होती है वो होती है डिमिनिशिंग रिटर्न। क्या होती है, डिमिनिशिंग रिटर्न। डिमिनिशिंग रिटर्न मतलब कि योर मार्जिनल प्रोडक्ट वो डिक्रीज, जैसे आपको समझ में आ रहा है कि एक लेवल पे पहुंचने बाद आपका मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता जाएगा, डिक्रीज होगा, बट टोटल प्रोडक्ट क्या होगा, इंक्रीज होगा, है ना। दोनों चीज़ें समझना, टोटल प्रोडक्ट आपका इंक्रीज होगा बट मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होगा, डिक्रीज। तो इसको स्टेज को अपन क्या बोलेंगे, डिमिनिशिंग रिटर्न की स्टेज। फिर थर्ड स्टेज जो होती है उसको क्या बोलते हैं अपन, निगेटिव रिटर्न। क्या बोलते हैं, निगेटिव रिटर्न। नेगेटिव रिटर्न जो स्टेज होती है उसके अंदर आपको पता है मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज होते होते जीरो पे पहुंच जाता है और जीरो से फिर नेगेटिव हो जाता है। मतलब कि एक्स्ट्रा लेबर आपने अपॉइंट तो कर दिया या लेबर को इंगेज तो कर दिया, बट उसने कोई प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज नहीं करा, तो इसको अपन क्या बोल देंगे, नेगेटिव रिटर्न। मतलब हमने लेबर को तो बढ़ा दिया पर हमारा जो प्रोडक्शन था वो क्या होने लग गया है, इंक्रीजिंग रेट पे नहीं होते हुए डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, नेगेटिव रिटर्न। और इसको ये भी ऐसे भी समझ सकते हो आप कि ये जो क्या हो जाएगा, स्टेज जिसके अंदर टोटल प्रोडक्ट आपका क्या होना स्टार्ट हो जाता है, रिड्यूस। तो आपको जो ध्यान रखना है ग्राफ में वो ये कि फर्स्ट फ्रेज के अंदर इंक्रीजिंग रिटर्न इसलिए होता है क्योंकि इस स्टेज के अंदर टीपी जो है वो इंक्रीज होता है इंक्रीजिंग रेट पे, प्लस मार्जिनल प्रोडक्ट भी क्या होता रहता है, इंक्रीज। और अगर अपन बात करते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न की, तो डिमिनिशिंग की रिटर्न में मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, डिक्रीज। तो ध्यान रखो डिमिनिशिंग में मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, डिक्रीज, बट टोटल प्रोडक्ट जो होता है वो इंक्रीज ही होता रहता, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट नेगेटिव रिटर्न मतलब कि अपना मार्जिनल प्रोडक्ट एकदम क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है और अपना टोटल प्रोडक्ट डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये 3 स्टेजेस हैं। फर्स्ट हो जाएगी अपनी इंक्रीजिंग रिटर्न की स्टेज, फिर हो जाएंगी डिक्रीजिंग रिटर्न की स्टेज, फिर हो जाएगी नेगेटिव रिटर्न की स्टेज। अब इसमें मैं आपको टीपी और एमपी शॉर्ट में लिख देती हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। फर्स्ट स्टेज में टीपी जो होगा वो इंक्रीज होगा इंक्रीजिंग रेट पे, फिर टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज तो होगा बट डिक्रीजिंग रेट पे, और फिर टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज तो होगा बट निगेटिव रेट पे इंक्रीज होगा। तो ये हो जाएगी अपनी स्टेजेस, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज। फिर अब एमपी की बात करते हैं अपन, मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट की। तो मार्जिनल प्रोडक्ट इनिशियल स्टेज में क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, तो पहले तो ये इंक्रीज होगा, फिर उसके बाद क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, और देन फाइनली इट रीच टू निगेटिव। ये जब मान लो कि 0 से नीचे हो गया मतलब यहाँ पे नेगेटिव हो गया। तो ये अपने तीनों स्टेजेस थे। इसमें आप टीपी का रेफरेंस देके भी लिख सकते हो और एमपी का रेफरेंस देके भी लिख सकते हो। तो ये जो लॉ है ना, इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। मीन्स एज एंड व्हेन यू आर गोइंग टू इंक्रीज योर वेरिएबल फैक्टर एंड कीपिंग द फैक्टर कांस्टेंट, एक फैक्टर को कांस्टेंट रखते हो, दूसरे फैक्टर को इंक्रीज करते हो, देन योर टोटल प्रोडक्ट वुड इनिशियली इंक्रीज, देन इट इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट, एंड देन फाइनली इट इंक्रीजेज एट नेगेटिव रेट। मतलब वो धीरे धीरे डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, अपन ये बोल सकते हैं। इसमें अगर आपको याद रखना है ना बेटा, तो आप यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट लगा देना। जैसे आपको पता है टोटल यूटिलिटी पहले इंक्रीज होती है, फिर कांस्टेंट होती है, फिर डिक्रीज, तो वैसे वाले कॉन्सेप्ट से आप इसको को रिलेट कर सकते हो याद रखने के लिए। अदरवाइज आपको ये समझना पड़ेगा कि ये 3 स्टेजेस होती हैं। ये होता है कॉन्सेप्ट शॉर्ट रन का। अब अपन पढ़ेंगे कल जो पढ़ेंगे या नेक्स्ट वीडियो में जो पढ़ेंगे अपन, वो लॉन्ग रन का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है,
तो उसको पढ़ने के लिए पहले आप ये लोग इस चीज़ को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। थैंक यू।